आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण की कवायद शुरू हो चुकी है। 11 जुलाई यानी विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर राज्य सरकार ने नई राज्य जनसंख्या नीति 2021 से 30 सामने रखी है। इससे पहले वर्ष 2000 में राज्य ने अपनी पहली जनसंख्या नीति लॉन्च की थी। नई पॉलिसी में 2026 तक TFR यानी टोटल फर्टिलिटी रेट को 2.7 से कम करके 2.1 करने का लक्ष्य रखा गया है। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 को इसमें कार्यकारी परिषद में 5वें सदस्य को बढ़ाया गया। पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत की गई, जो कि कैबिनेट सिस्टम का आधार बनी। विधान परिषद की स्थापना की गई और केंद्र में विधि निर्माण के लिए कार्यकारी परिषद का विस्तार किया गया। अगला सवाल है, विटामिन और उसकी कमी से होने वाले रोगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? बेरी विटामिन B1, रतौंधी विटामिन D, स्कर्वी विटामिन K, रक्त का थक्का ना बनना विटामिन B12। सही जवाब है इसका बेरी विटामिन B1। विटामिन A की कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। तो विटामिन कई प्रकार के होते हैं, जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। विटामिन A का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। छठवां है उत्तर प्रदेश के रायबरेली स्थित समस्तपुर पक्षी अभयारण्य। यह 6 झीलों से मिलकर बनने वाली S आकार की आर्द्र भूमि है। और 10वां है उत्तर प्रदेश के इटावा स्थित सरसई नावर झील। इसका नाम सारस क्रेन के नाम पर रखा गया है। यह स्टॉर्क की 3 प्रजातियों पेंटेड स्टॉर्क, एशियन वुली नेक स्टॉर्क और ब्लैक नेक्ड स्टॉर्क का निवास स्थल है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने हाल ही में घोषणा की थी कि महाराष्ट्र स्थित लोनार झील और उत्तर प्रदेश स्थित सूर सरोवर झील को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। लोनार झील देश की एकमात्र क्रेटर झील है। यह खबर हमने PIB से ली है और खबर है कल लॉन्च होगा सुगम्य भारत ऐप। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्री थावर चंद गहलोत सुगम्य भारत ऐप और एक्सेस द फोटो डाइजेस्ट नामक एक हैंडबुक लॉन्च करने वाले हैं। इस उद्घाटन का वेब टेलीकास्ट 2 मार्च को सुबह 11 बजे webcast.nic.in पर होगा। इसके बाद एंड्रॉइड उपयोगकर्ताओं द्वारा प्ले स्टोर से मोबाइल ऐप डाउनलोड किया जा सकता है। ऐप का iOS संस्करण 15 मार्च 2021 तक उपलब्ध होगा। इस हैंडबुक को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने विकसित किया है। यह क्राउड सोर्सिंग मोबाइल एप्लीकेशन भारत में एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन के 3 स्तंभों जैसे निर्मित पर्यावरण, परिवहन क्षेत्र और ICT इकोसिस्टम के प्रति संवेदनशीलता और पहुंच बढ़ाने का एक साधन है। सुगम्य भारत ऐप इस्तेमाल करने के लिए इसमें अपना नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल ID फीड करना होगा। ऐप में कई यूजर फ्रेंडली फीचर्स होंगे, जैसे ड्रॉप डाउन मेन्यू, साइन लैंग्वेज के साथ पंजीकरण की प्रक्रिया और फोटो के साथ शिकायतों को अपलोड करने संबंधी हिंदी और अंग्रेजी में वीडियो आदि। इस एप्लीकेशन को दिव्यांगों के उपयोग के लिए सुलभ बनाया गया है। यह हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, तमिल, ओडिया, कन्नड़, तेलुगु, गुजराती, पंजाबी और मलयालम जैसी 10 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है। उसके बाद संभवतः 2004 में एक होता समिति बनी। पूर्णचंद्र होता नाम के एक व्यक्ति थे, PC होता, जो UPSC के चेयरपर्सन भी थे और बड़े भारी प्रशासनिक समझ वाले व्यक्ति थे। आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण की कवायद शुरू हो चुकी है। 11 जुलाई यानी विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर राज्य सरकार ने नई राज्य जनसंख्या नीति 2021 से 30 सामने रखी है।
इससे पहले वर्ष 2000 में राज्य ने अपनी पहली जनसंख्या नीति लॉन्च की थी। नई पॉलिसी में 2026 तक TFR यानी टोटल फर्टिलिटी रेट को 2.7 से कम करके 2.1 करने का लक्ष्य रखा गया है। अगर पूछ दे काला सागर से लगे हुए देश कौन से हैं, तो ध्यान पे रखना है कि टर्की एक पक्षी का नाम है, ठीक है। रोब वहां बोलते हैं उसके पंख से बनने वाले कपड़े को। तो मान लीजिए आपको टर्की रोब चाहिए और आपने कहा गेट मी ब्लैक टर्की रोब। यही फॉर्मूला है काला सागर से लगे हुए देशों की। चलिए देखते हैं। देश समझ लीजिए, यहां पर कोड समझ लीजिए। जी से जॉर्जिया, ठीक है। टी से टर्की, ब्लैक को छोड़ दीजिए, ब्लैक यहां काला सागर के लिए। यू से यूक्रेन, आर से रशिया, RO से रोमानिया और B से बुल्गारिया। NDMA के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। यह भारत में आपदा प्रबंधन के लिए सर्वोच्च निकाय है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। पब्लिक सर्विस के लिए यह पुरस्कार द न्यूयॉर्क टाइम्स को दिया गया। इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के लिए यह मेघा राजगोपालन, एलिसन किलिंग, क्रिस्टो बुशेक को। भारत ने इस ओलंपिक में रिकॉर्ड 7 पदक जीते हैं। इसमें नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक, मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग में रजत पदक, रवि कुमार दहिया ने फ्री स्टाइल कुश्ती में रजत पदक, PV सिंधु ने बैडमिंटन में कांस्य पदक, लवलीना बोरगोहेन ने बॉक्सिंग में कांस्य पदक, बजरंग पुनिया ने फ्री स्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक और भारत की पुरुष हॉकी टीम ने भी कांस्य पदक जीता है। महामारी के बाद युवा कौशल की पुनर्कल्पना को इस वर्ष विश्व युवा कौशल दिवस की थीम पर रखा गया है। और यदि मैं एक रफ स्केच बनाऊं, ये तो प्रायद्वीपीय इलाका हो गया, है ना, और ये भारत का जो है उत्तर पश्चिमी इलाका हो गया। तो इस उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में होता यह है कि इधर जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र से जो चक्रवाती अवदाब है वह इस दिशा में बढ़ता हुआ आता है और वो भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में प्रवेश करता है और यहाँ पर वो बारिश का कारण बनता है। कब? लगभग शीत ऋतु के आसपास की जो स्थिति होती है उस दौरान जो है यहाँ पर बारिश का कारण बनता है। वे मामले निम्नलिखित हैं जिनमें लोकसभा की शक्तियां राज्यसभा से ज्यादा होती है। उनमें शामिल है धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में ही आरंभ किए जा सकते हैं, राज्यसभा में नहीं। अगला प्रश्न है, सरस आजीविका मेला 2021 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? बहराइच, बस्ती, पटना या फिर नोएडा? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, नोएडा। केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सरस आजीविका मेला 2021 का उद्घाटन किया। नोएडा हाट में 26 फरवरी से शुरू हुआ यह मेला 14 मार्च तक चलेगा।
भारतीय नौसेना जहाज तलवार अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस 2021 में भाग ले रहा है। इसका संचालन 26 जुलाई 2021 से 6 अगस्त 2021 तक अफ्रीका के पूर्वी तट पर किया जा रहा है। यह पूर्वी अफ्रीका और पश्चिमी हिंद महासागर में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए आयोजित एक वार्षिक समुद्री अभ्यास है। कोको एक उष्णकटिबंधीय फसल है। इस फसल के विकास के लिए अधिक वर्षा और छाया की जरूरत होती है, इसलिए इसे इंटरक्रॉपिंग पैटर्न में उगाना अधिक उपयुक्त होता है। यह फसल दक्षिण अमेरिका की अमेजन घाटी की नेटिव यानी स्वदेशी फसल है। इसका इस्तेमाल चॉकलेट बनाने में मुख्य पदार्थ के रूप में होता है और इससे मिलने वाले फल का इस्तेमाल पेय पदार्थों में किया जाता है। विश्व स्तर पर उत्पादन की बात करें तो आइवरी कोस्ट, घाना और इक्वेडोर पहले 3 स्थानों पर हैं। कौन सा संस्थान नाइट्रोजन यूनिट को ऑक्सीजन बनाने वाली इकाई में बदलने के लिए नई तकनीक बना रहा है? आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास या फिर आईआईटी खड़गपुर? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे कोविड के रोगियों के लिए एक नाइट्रोजन यूनिट को ऑक्सीजन बनाने वाली इकाई में बदलने के लिए नई तकनीक पर काम कर रहा है। अब आइए प्रस्तावना के तत्वों को देखते हैं। संविधान के अधिकार का स्रोत, इसमें बताया गया है संविधान के अधिकार का स्रोत भारत की जनता है। भारत की संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक प्रकृति है। संविधान के उद्देश्यों की बात करें तो न्याय, स्वतंत्रता, समता व बंधुत्व बताया गया है। अब विषय वस्तु देखते हैं। न्याय के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। स्वतंत्रता के अंतर्गत विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दी गई है। समता के अंतर्गत प्रतिष्ठा और अवसर की समता है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय को 1917 की रूस की क्रांति से लिया गया था। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं चुने गए? रास बिहारी घोष, एनी बेसेंट, मोतीलाल नेहरू या फिर बाल गंगाधर तिलक? बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कभी नहीं की थी। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज का पहला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा अंटार्कटिका में भारतीय वैज्ञानिक अभियान का कौन सा संस्करण शुरू किया जा रहा है? 30वां, 35वां, 40वां या फिर 43वां? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 40वां। आज अंटार्कटिका के लिए 40वां भारतीय वैज्ञानिक अभियान गोवा से रवाना हुआ। 43 सदस्यों का यह दल चार्टर्ड आइस क्लास पोत MV वासिली गोलोवनीन से अंटार्कटिका के लिए रवाना हुआ। यह जहाज 30 दिन में अंटार्कटिका पहुंचेगा एवं अप्रैल 2021 में यह भारत वापस लौट आएगा। भारतीय अंटार्कटिक अभियान 1981 में शुरू हुआ था। पहला अभियान दल डॉक्टर SZ कासिम के नेतृत्व में गया था, जिसमें 21 वैज्ञानिकों और सहायक कर्मचारियों की एक टीम शामिल थी। अंटार्कटिका में भारत के 3 स्थायी अनुसंधान बेस स्टेशन दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती हैं, जिसमें से मैत्री और भारती वर्तमान में कार्यरत हैं। अब अमेरिकी संविधान देखते हैं। मौलिक अधिकारों की सूची, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। कनाडा का संविधान। एक अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप, सशक्त केंद्रीय सरकार वाली संघात्मक व्यवस्था। अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत। आयरलैंड का संविधान, इससे राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। और फ्रांस का संविधान, इससे स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत लिया गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी अमेरिका और न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति।
इसके बाद है प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। इसके लिए उन्होंने लगभग 64,000 करोड़ रुपए का बजट रखा है, 64,000 से ज्यादा 180 करोड़ रुपए। ऑस्कर अवार्ड 2021 में फिल्म नोमाडलैंड का खासा दबदबा रहा। नोमाडलैंड को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला। इसके अलावा इसी फिल्म की अभिनेत्री फ्रांसिस मैकडोरमैंड को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और क्लो झाओ को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया। एक नजर डालते हैं वित्त आयोग के कार्यक्षेत्र पर, तो संघ व राज्य सरकारों के बीच करों का वितरण वित्त आयोग के कार्यक्षेत्र का एक भाग है। इसके अलावा भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान के तरीकों का सुझाव देना भी वित्त आयोग के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आता है। हर साल 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। इस साल के टीबी दिवस की थीम है द क्लॉक इज टिकिंग। इस दिन को विश्व टीबी दिवस के रूप में मनाने का निर्णय इसलिए लिया गया था क्योंकि 1882 में इसी दिन डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने टीबी के कॉजेटिव एजेंट के खोज की घोषणा की थी। तो सबसे पहले बात करें तो अनुच्छेद 19(1)(c) ये कब किया गया था? 2011 में 97वें संविधान संशोधन में ये प्रावधान किया गया था कि जो भाग 3 के अंदर, कौन से भाग 3 के अंदर जो मौलिक अधिकार हैं उनमें 19(1)(c) के अंदर यूनियन और एसोसिएशन जो शब्द हैं उसके बाद सहकारिता शब्द को भी उसमें जोड़ दिया गया। और फिर उसके साथ साथ क्या किया गया, भाग 4 में एक नया अनुच्छेद 43B जोड़ा गया। ये क्या था? जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं उनके प्रमोशन से रिलेटेड है, इनके प्रमोशन से रिलेटेड। और इसके अलावा एक और किया गया कि इसमें एक नया भाग जोड़ा गया 9B, यानी 9A के बाद 9B जोड़ा गया। 9A आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा किससे रिलेटेड भाग है। पहला वित्त आयोग साल 1951 में केसी नियोगी की अध्यक्षता में गठित किया गया था। इसके बाद से अभी तक 15 वित्त आयोग गठित किए जा चुके हैं। फाइनेंशियल ईयर 2021-22 से आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना का क्रियान्वयन। श्रमिकों के कल्याण के लिए बजट में प्रावधान निम्नलिखित हैं। मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना के लिए 100 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था। अमेरिका द्वारा 2050 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य तय करने की भी संभावना है। अमेरिका खुद के लिए एक प्रतिबद्धता जाहिर कर सकता है कि वह नेट जीरो एमिशन के लिए 2050 तक की एक डेट अमेरिका के लिए तय करेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें और कौन से देश हैं जिन्होंने नेट ज़ीरो की बात की है, तो फ्रांस और ब्रिटेन जैसे कुछ देशों ने यह बात कही है कि वे 2050 तक नेट ज़ीरो उत्सर्जन की ओर आगे बढ़ेंगे और इससे संबंधित उन्होंने कुछ कानून भी बनाए हैं। इसके अलावा जैसे यूरोपियन यूनियन एक समूह है, सब लोग इससे परिचित हैं ही, तो यूरोपियन यूनियन भी इस दिशा में कानून बनाने का प्रयास कर ही रहा है। इसके अलावा एक जो प्रमुख बात है वह है चीन। चीन ने 2060 तक नेट ज़ीरो उत्सर्जन को प्राप्त करने के लिए अपना लक्ष्य स्पष्ट कर दिया है। ऐसे में जो पर्यावरण विश्लेषक हैं उनका मानना है
कि चीन द्वारा ऐसी प्रतिबद्धता जाहिर करना पर्यावरण की दिशा में एक बहुत बड़ा सकारात्मक कदम माना जाना चाहिए। तो ये कुछ पक्ष हैं जिसको लेकर के या इस जो आयोजन किया जाएगा समिट का उसमें बात की जाएगी। तो अब बात करें नेट ज़ीरो उत्सर्जन की, जिसके बारे में इतनी बातचीत की जा रही है कि क्या है। तो नेट ज़ीरो उत्सर्जन को कार्बन न्यूट्रलिटी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ नेट ज़ीरो उत्सर्जन का मतलब यह नहीं है कि कोई भी देश अपने उत्सर्जन को ज़ीरो कर देंगे, यानी देश उत्सर्जन करेंगे। अगर हम इसे समझें तो किसी देश के द्वारा जो उत्सर्जन किया जाएगा उस उत्सर्जन को वापस से एब्जॉर्ब करना कार्बन न्यूट्रलिटी की दिशा में एक कदम के रूप में देखा जाता है। यानी परिभाषा देखें तो एक ऐसी स्थिति जिसमें किसी देश के ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को वायुमंडल से अवशोषित कर लिया जाए या हटा दिया जाए। तो जितना उत्सर्जन उस देश ने किया उसको वापस से वायुमंडल में उस पूरे उत्सर्जन को सिंक कर लिया जाए या फिर किसी तकनीक के जरिए हटा दिया जाए। आगे चलें। भौतिक अपक्षय मतलब फिजिकल वेदरिंग का जो असर है, फिजिकल वेदरिंग क्या है? मैकेनिकल वेदरिंग का ही एक, यांत्रिक अपक्षय का ही एक रूप है। जनरली चट्टानों में, खनिजों में, मृदा में टूट फूट होने जैसे गुण इसमें शामिल होते हैं। इंडोनेशिया के प्रमुख द्वीप जरूर देख लेने चाहिए क्योंकि सुलावेसी बहुत चर्चा में है, तो ये द्वीप भी आपको ध्यान पे रखना चाहिए। हो सकता है इसी से सवाल बन जाए। सुमात्रा, रियो, जावा, बोर्नियो, बाली और सुलावेसी, जिसको सिल्बेस भी कहते हैं। ठीक है, आइए मैप देख लेते हैं। सबसे पहले है सुमात्रा। बात कर रहे हैं हम पश्चिम से पूर्व यानी वेस्ट टू ईस्ट। देखिए सबसे पहले सुमात्रा है। सुमात्रा से इधर आइएगा तो मिलेगा आपको यहां पर रियो। ठीक है, रियो के बाद यहां जावा, जावा के बाद बोर्नियो, बोर्नियो के बाद बाली, बाली के बाद सुलावेसी या फिर सेलेब्स। ठीक है, इसको ध्यान पे रखिएगा, हो सकता है क्वेश्चन यहां से बन जाए। नमस्कार, दृष्टि आईएएस के डेली करंट न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। डेली करंट न्यूज में चर्चा करेंगे स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 के बारे में। माय बॉडी इज माय ओन शीर्षक के साथ स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 जारी की गई। यह UNFPA यानी यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड की फ्लैगशिप रिपोर्ट है। अगला प्रश्न है, पीएम मोदी ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया? तमिलनाडु, राजस्थान, केरल या फिर दिल्ली? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, राजस्थान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैन आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज की 151वीं जयंती के उपलक्ष्य में स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया है। जैन आचार्य के सम्मान में बनाई गई इस प्रतिमा को स्टैचू ऑफ पीस का नाम दिया गया है। 151 इंच ऊंची यह प्रतिमा 8 धातुओं से निर्मित है, जिसमें तांबा मुख्य धातु है। यह प्रतिमा राजस्थान के पाली में जेतपुरा के विजय वल्लभ साधना केंद्र में स्थापित की गई है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने दुनिया को हमेशा से शांति, अहिंसा और भाईचारे का मार्ग दिखाया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। फ्रेंच ओपन के फाइनल में चेक रिपब्लिक की बारबोरा क्रेजसिकोवा ने रूस की अनास्तासिया पाव्लुचेंकोवा को हराकर महिला एकल चैंपियन का खिताब जीत लिया है। पंचायती राज से संबंधित महत्वपूर्ण समितियां इस प्रकार हैं: बलवंत राय मेहता समिति 1956, अशोक मेहता समिति 1977, हनुमंत राव समिति 1983, GVK राव समिति 1985, LM सिंघवी समिति 1986, केंद्र राज्य संबंधों पर सरकारी आयोग 1988 और PK थुंगन समिति 1989 और हरलाल सिंह खर्रा समिति 1990।
संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 280(1) के मुताबिक राष्ट्रपति संविधान लागू होने के 2 सालों के भीतर और उसके बाद हर 5 साल या उससे पहले जब राष्ट्रपति जरूरी समझें, एक वित्त आयोग का गठन किया जाना चाहिए। इसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होंगे जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। अनुच्छेद 280(2) के मुताबिक संसद कानून के जरिए वित्त आयोग के सदस्यों की योग्यताओं और उनकी नियुक्ति के लिए तरीके को निर्धारित कर सकती है। अगला सवाल है, पर्यावरण के प्रदूषण को नियंत्रित करने तथा इसका संरक्षण करने के मकसद से भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1985, 1986, 1987 या फिर 1989? सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, 1986। वायु, भूमि, जल या मृदा के भौतिक एवं रासायनिक अथवा जैविक अभिलक्षणों में होने वाले अवांछनीय परिवर्तन को प्रदूषण कहते हैं। अवांछनीय परिवर्तन उत्पन्न करने वाले इन कारकों को पॉल्यूटेंट या प्रदूषक कहते हैं। पर्यावरण के प्रदूषण को नियंत्रित करने एवं पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया गया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है 1986। हाल ही में पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेट्स यानी PDOAs द्वारा सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क की स्थापना को मंजूरी मिली है। यह मंजूरी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में दी है। सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क द्वारा सार्वजनिक डेटा कार्यालयों यानी PDOs के जरिए देश भर में ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा प्रदान की जाएगी। सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क द्वारा ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए कोई लाइसेंस शुल्क नहीं लगेगा। इस सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क को PM वानी यानी प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस नाम दिया गया है। अंगोजी ओकोंजो-इवेला विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की नई डायरेक्टर जनरल नियुक्त की गई हैं। WTO के महानिदेशक पद पर नियुक्त होने वाली यह पहली महिला हैं। इसके साथ ही ये इस पद को पाने वाली पहली अफ्रीकी भी हैं। डॉक्टर इवेला 1 मार्च को पदभार ग्रहण करेंगी। इनका कार्यकाल 31 अगस्त 2025 को समाप्त होगा। ये क्रम में WTO की 7वीं महानिदेशक हैं। इन्होंने रॉबर्टो अजेवेडो का स्थान लिया है। डॉक्टर ngozi okonjo-iweala नाइजीरिया की प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं और इसके अलावा ये देश की वित्त मंत्री भी रह चुकी हैं। आठवां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान के अनुच्छेद 267 में संसद को अधिकार दिया गया है कि वह भारत की आकस्मिकता निधि नाम से एक निधि की स्थापना कर सकेगी। यह निधि राष्ट्रपति के अधिकार में रहती है और इसे संचालित करने के लिए संसदीय कार्यवाही की आवश्यकता होती है। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दो। संविधान के अनुच्छेद 267 में संसद को अधिकार दिया गया है कि वह भारत की आकस्मिकता निधि के नाम से जानी जाने वाली एक निधि की स्थापना कर सकेगी। इस निधि का उद्देश्य यह होगा कि जब तक किसी आकस्मिक खर्च के लिए संसद ने सरकार को प्राधिकृत न किया हो, तब तक राष्ट्रपति उसमें से आवश्यक धनराशि सरकार को अग्रिम के तौर पर दे सकेगा। शांति का नोबेल पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को प्रदान किया गया। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम या WFP को उसके कार्यों जैसे भूख से निपटने के प्रयासों के लिए, संघर्ष से प्रभावित क्षेत्रों में शांति के लिए बेहतर स्थिति बनाने के लिए, शांति और युद्ध के हथियार के रूप में भूख को रोकने के लिए किए गए प्रयास में ड्राइविंग फोर्स के रूप में कार्य करने के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है।
अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने निम्नलिखित में से किसके लिए मिस्ड कॉल की सुविधा शुरू की है? सोलर पैनल ग्राहक, इस्पात कंपनी कर्मचारी, एलपीजी ग्राहक या फिर डीटीएच ग्राहक? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एलपीजी ग्राहक। हाल ही में पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एलपीजी ग्राहकों के लिए मिस्ड कॉल सुविधा शुरू की है। उन्होंने यह सुविधा ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान शुरू की। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन यानी आईओसी के ग्राहक अब एलपीजी सिलेंडर को रिफिल करने के लिए कंपनी को एक मिस्ड कॉल देकर बुकिंग कर सकते हैं। इंडेन गैस के ग्राहक रिफिल सिलेंडर की बुकिंग के लिए 8454955555 नंबर का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ एलपीजी से तात्पर्य लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी तरलीकृत पेट्रोलियम गैस से है। एलपीजी वाणिज्यिक ब्यूटेन यानी कमर्शियल ब्यूटेन और वाणिज्यिक प्रोपेन यानी कमर्शियल प्रोपेन का मिश्रण है, जिसमें संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दोनों होते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। नागरिकों के मूल कर्तव्यों में विस्तारित अर्थ में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करने की बात कही गई है, न कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि की। भारतीय संविधान के भाग 4 का तथा अनुच्छेद 51 का के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए कुल 11 मूल कर्तव्य हैं। इनमें से कुछ प्रमुख मूल कर्तव्य निम्नलिखित हैं। अनुच्छेद 51 का ख, इसके अनुसार स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें शामिल है। अनुच्छेद 51 का ग, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। अनुच्छेद 51 का घ, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। अनुच्छेद 51 का छ, प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करें और उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। दरअसल अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन 28 जुलाई को ही भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर आए हैं और इस यात्रा के दौरान उन्होंने भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के साझा मूल्यों पर जोर दिया। तो संविधान के अनुच्छेद 246A के अंतर्गत जीएसटी का प्रावधान किया गया है और संविधान संशोधन अधिनियम 101 के अंतर्गत जीएसटी को लाया गया था। 1 जुलाई 2017 से यह लागू है। MGS यानी मलायन ज्वाइंट स्क्वेरल को फॉरेस्ट हेल्थ इंडिकेटर प्रजाति माना जाता है। अब ये इंडिकेटर प्रजाति क्या है? इंडिकेटर प्रजाति है कि जैसे लाइकेन है, लाइकेन पॉल्यूशन को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। तो किसी इलाके में अगर लाइकेन है और लाइकेन पर संकट आने लगा, उनको खतरा होने लगा, तो फिर वहाँ समझिए कि पॉल्यूशन बढ़ गया है। तो इसका मतलब कि लाइकेन इंडिकेट करता है कि पॉल्यूशन यहाँ बढ़ गया है। ऐसे स्पीशीज को क्या कहते हैं? हेल्थ इंडिकेटर प्रजाति। हेडलाइन मुद्रास्फीति, हेडलाइन इन्फ्लेशन, थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर समग्र मुद्रास्फीति के मासिक आधार पर जारी किए जाने वाले आंकड़ों को हेडलाइन मुद्रास्फीति कहते हैं। आज यानी 16 सितंबर को प्रत्येक वर्ष विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में भी जाना जाता है।
क्वेश्चन नंबर 8, प्राकृतिक स्रोतों और उनमें पाए जाने वाले प्राकृतिक अम्लों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सिरका एसिटिक अम्ल, टमाटर ऑक्जेलिक अम्ल, चींटी का डंक मिथेनोइक अम्ल या फिर दही टार्टरिक अम्ल। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, दही टार्टरिक अम्ल। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है और दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, न कि टार्टरिक अम्ल। साथ ही इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। संतरा और नींबू की बात करें तो इनमें साइट्रिक एसिड यानी सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक और नेटल के पौधे के डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। अनुच्छेद 75(3) में साफ तौर पर कहा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। मैकोंग नदी जो तिब्बत के क्षेत्र से निकलती है, तो चीन में उसे ऊपरी स्ट्रीम माना जाता है। उसके बाद वह बहती हुई अन्य निचले क्षेत्रों में जाती है। तो चीन ने जब वहाँ पर कई सारे बांधों का निर्माण कर दिया तो उसके जरिए जो अन्य देशों में पानी की उपलब्धता थी उसमें बहुत तेज़ी से गिरावट देखने को मिली। उससे बहुत सारे लोग, लगभग 60 मिलियन के आसपास लोग उससे सीधे सीधे प्रभावित हुए। पानी की उपलब्धता में जब गिरावट आई, इसी के बारे में वर्ष 2012 से यह बात कही गई थी रिपोर्ट के अंतर्गत कि वर्ष 2012 से नदी में जो 6 बांध बनाए गए थे उसके चलते उसके प्राकृतिक प्रवाह में गिरावट आई थी। ये ऐसा रिपोर्ट का कहना था। उसने डाउन स्ट्रीम क्षेत्रों में सूखे की स्थिति उत्पन्न की थी और इससे सिंचाई, धान उत्पादन और फिशरीज जैसे क्षेत्र सबसे बुरी तरह से प्रभावित हुए थे। इसके अलावा जो खाद्य सुरक्षा की स्थितियां थी वन्यजीव और जलीय जीवों के लिए इससे सबसे बड़े संकट पैदा हुए थे। खासकर कछुए, रेप्टाइल और बहुत सारे वन्यजीव और जलीय जीव इससे बुरी तरह से प्रभावित हुए थे। अगर हम इसे मैप पे देखें तो हमें पता चलेगा कि ये मैकोंग नदी का एक मैप है जिसमें बहुत सारे बांधों का, खासकर 6 बड़े बांधों का चीन के जरिए निर्माण किया गया था। ये चीन का क्षेत्र है। मैकोंग नदी की अगर हम बात करें तो ये म्यांमार और लाओस के बीच से सीमा बनाती हुई यहाँ थाईलैंड और थाईलैंड के बाद कंबोडिया और वियतनाम से होकर आगे बहती है और समुद्र में गिर जाती है। आने वाले G7 सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया गया है। यह सम्मेलन इस साल जून में होने जा रहा है, जिसकी मेजबानी इंग्लैंड करेगा। इंग्लैंड के कॉर्नवॉल में होने वाले इस सम्मेलन में भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया को भी आमंत्रित किया गया है। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल लॉन्च किया है? मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या फिर विदेश मंत्रालय? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय ने इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल लॉन्च किया है। यह एक सिंगल पॉइंट इंफॉर्मेशन रिसोर्स है जिससे विभिन्न मंत्रालयों द्वारा जलवायु के लिए की गई पहल की जानकारी मिलेगी। अब भारत में ऊर्जा संसाधन की बात करें तो सबसे पहले तो ऊर्जा संसाधन किसे कहते हैं? ऐसे उत्पादन जिनका इस्तेमाल ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है उन्हें हम ऊर्जा संसाधन कहते हैं। और ये ऊर्जा संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? पारंपरिक अथवा अनवीकरणीय ऊर्जा यानी कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी संसाधन, ये समाप्त होने योग्य होते हैं, यानी कि अगर एक बार खत्म हो गए तो इन्हें दोबारा से हासिल नहीं किया जा सकता, पैदा नहीं किया जा सकता है। और ये जीवाश्म ईंधन आधारित होते हैं, यानी कि जो ये संसाधन है जीवाश्म ईंधन पर आधारित होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? ये पेट्रोलियम, कोयला और प्राकृतिक गैस वगैरह, ये सब इसके उदाहरण हैं। इसके अलावा दूसरा है नवीकरणीय या गैर पारंपरिक ऊर्जा, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी। तो इसमें
क्या है कि ये पुनः प्राप्ति योग्य होते हैं, यानी कि ये खत्म नहीं होते, कभी भी खत्म नहीं होते, और इसी वजह से इन्हें अक्षय ऊर्जा भी कहते हैं। और इनमें कौन कौन से शामिल है, जैसे सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जलीय ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा वगैरह, ये सब इस गैर पारंपरिक ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी के उदाहरण हैं। सबसे पहले देखते हैं अरावली पर्वत को। यह विश्व का सबसे प्राचीन वलित पर्वत माना जाता है। सर्वाधिक विस्तार इसका राजस्थान राज्य में दिखता है। सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है, जो राजस्थान के माउंट आबू के समीप इसके उत्तर में नर्मदा भ्रंश घाटी और सतपुरा पर्वत के दक्षिण में तापी भ्रंश घाटी स्थित है। यह पश्चिम से पूरब की ओर 3 पहाड़ियों में विस्तृत है, राजपीपला, महादेव और मैकाल पहाड़ी। सतपुरा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, जो महादेव पहाड़ी पर स्थित है। यह वास्तव में पर्वत न होकर प्रायद्वीपीय भारत के पठार का पश्चिमी भ्रंश कगार है, जो इंडियन प्लेट के अफ्रीकन प्लेट से टूटने के फलस्वरूप निर्मित हुआ। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कालसूबाई है। दक्षिण भारत में पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत एक दूसरे से मिलकर एक पर्वतीय गांठ का निर्माण करते हैं। इस पर्वतीय गांठ को नीलगिरी पर्वत कहते हैं। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है और इसका विस्तार तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्यों तक है। डोडा बेटा दक्षिण भारत का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, लोक लेखा समिति का कार्य मुख्यतः भारत सरकार के लेखों के संबंध में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा दी गई रिपोर्ट पर विचार करना होता है। दूसरा कथन है, लोक लेखा समिति के सदस्यों का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? ऑप्शंस हैं केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। लोक लेखा समिति का कार्य मुख्यतः भारत सरकार के लेखों के संबंध में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा दी गई रिपोर्ट पर विचार करना होता है। लोक लेखा समिति में 22 से अधिक सदस्य नहीं होते। नंदा देवी उत्तराखंड में है, ये घोषित किया गया था बायोस्फीयर रिजर्व। मेघालय में नोकरेक, पंचमरही एमपी में एक और है ना, पन्ना जो है ये भी एमपी में है और पंचमरही भी एमपी में है। सिमलीपाल ये ओडिशा में, इसे 2009 में इन लोगों को घोषित किया गया था बायोस्फीयर रिजर्व। बीते दिनों मध्य प्रदेश के सिंगरौली में रिलायंस के शासन अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट का फ्लाई ऐश बांध टूटने से 2 लोगों की मौत हो गई। क्या है फ्लाई ऐश? यह कोयले के दहन से निकलने वाला पदार्थ है। फ्लाई ऐश में सिलिकॉन, एल्यूमिनियम एवं कैल्शियम के ऑक्साइड अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा फ्लाई ऐश में मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, टाइटेनियम और सल्फर जैसे तत्व भी कुछ मात्रा में मौजूद रहते हैं। भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का है। यह एक लैगून झील है, जिसके कारण इसका जल खारा होता है। वहीं भारत का पहला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मद्रास में गठित किया गया था।
बीते दिनों यूएसए की ट्रेजरी सेक्रेटरी जेनेट येलेन ने GCMT यानी ग्लोबल कॉरपोरेट मिनिमम टैक्स रेट का प्रस्ताव दिया था।